नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका टाइटल है रेजिडेंशियल स्टेटस। और रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़ा हुआ आज का हमारा तीसरा और आखिरी क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़ी हुई 2 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अलोंग विद द न्यूमेरिकल काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। अब रेजिडेंशियल स्टेटस का एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है जिसका टाइटल है कंट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। आज की क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को डिकोड करेंगे। अलोंग विद इस टॉपिक से एग्जैक्टली किस किस तरीके की न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती हैं और उन न्यूमेरिकल को किस तरीके से आंसर करना है, इस मुद्दे पर भी मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 अलग अलग शब्द है। एक तो इनकम को आपको पढ़ना है, एक शब्द है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस को हम लोग अपनी पिछली 2 क्लासेस के अंदर काफी डिटेल में जाकर के पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग पर्सन बोलेंगे तो वहां पे आपका इंडिविजुअल आ जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म आ जाएगा, कंपनी आ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ जाएगा, लोकल अथॉरिटीज आ जाएंगी। इसके अलावा आपका आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन आ जाएगा। और इन तमाम केसेस में रेजिडेंशियल स्टेटस को किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इनकम के ऊपर। कुल मिलाकर के जो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, दैट इज द हमें फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द टैक्स इंसिडेंट। देखिए, टैक्स इंसिडेंट यानी आपका टैक्स का बर्डन, ठीक है। किसी भी पर्सन के ऊपर टैक्स का जो बर्डन है ना, वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, इस मुद्दे पर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। दूसरा रहेगा सर उसके पास जो इनकम रिसिप्ट हुआ है या जो इनकम एक्रूवल है, समझ में है, या तो इनकम रिसिप्ट हुआ है या तो इनकम का जो एक्रूवल है उसका टाइम एंड प्लेस क्या रहेगा। अगर उसका टाइम एंड प्लेस इंडिया के अंदर है तो वो इनकम आपका इंडियन इनकम कहलाएगा। फिर उसके अलावा एक और सेकंड कैटेगरी बनेगा जिसको आप लोग बेसिकली फॉरेन इनकम के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग इनकम को 2 पार्ट के अंदर कैटेगराइज करने वाले हैं। पहले आप लोग इंडियन इनकम को पढ़ेंगे, दूसरा आप लोग यहां पर फॉरेन इनकम को पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसिडेंट ऑफ द टैक्स ऑन ए टैक्सेबल पर्सन डिपेंड अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द टाइम एंड द प्लेस ऑफ ए रेसिप्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम एंड प्लेस ऑफ ए रेसिप्ट एंड द एक्रूवल ऑफ द इनकम, ठीक है। तो इनकम के टाइम एंड प्लेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा और रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई हमने इनकम 2 तरीके की बना ली है। एक आपकी इंडियन इनकम रहेगा, दूसरी इनकम आपकी फॉरेन इनकम रहेगी। अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, इंडियन इनकम कब बोलोगे, फॉरेन इनकम कब बोलोगे, तो बड़े प्यार से बड़े आराम से आप लोग हर एक न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। तो यहां पे जब भी मैं आपको कहूं कि सर इंडियन इनकम है, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, 3 सिनेरियोज है, 3 केस है। इनमें से अगर आपको कोई भी केस दिखता है तो आप लोग आंख बंद करके कहेंगे कि सर ये इंडियन इनकम का केस है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगर आपकी इनकम आपको रिसीव हुई है, समझ में आया, आपको क्या हुई है, रिसीव हुई है, या दूसरा शब्द रहेगा डीम टू बी रिसीव्ड, समझ में आया, या तो आपको इनकम रिसीव हुआ, ठीक है, या तो आप लोग कहेंगे डीम टू रिसीव हुआ है। कहां पर सर, इंडिया के अंदर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये क्या कहलाएगा सर, ये आपका इंडियन इनकम कहलाएगा। एंड दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सर, आपकी इनकम एक्योर हुई है, या फिर आप लोग कह सकते हो डीम टू एक्योर हुई है इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो क्या कहलाएगा सर, वो आपका बेसिकली इंडियन इनकम कहलाएगा। मोटा मोटा
मैं आपको एक आइडिया देता हूं ताकि आपको ये पता चले कि सर इंडियन इनकम के अंदर हमें एग्जैक्टली करना क्या है। आपको एक तो देखना है इनकम रिसीव कहां पे हुई है, दूसरा हमें चेक करना है इनकम का एक्रू कहां पे हुआ है। ठीक है, अगर दोनों चीजें इंडिया के अंदर है तो इंडियन इनकम होगा, कोई भी एक चीज इंडिया के अंदर है तो भी आपका इंडियन इनकम होगा, दोनों ही आउटसाइड द इंडिया है तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, फॉरेन इनकम हो जाएगा। समझ में आया? जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हो, हमने क्या कहा, आपको इनकम रिसीव हुआ है या डीम्ड टू रिसीव है, कहां पर, इंडिया के अंदर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो आपका इंडियन इनकम होगा। या इसके साथ आप लोग कह सकते हो अगर आपका इनकम एक्रू है या डीम्ड टू एक्रू है इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो आपका क्या होगा, इंडियन इनकम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिनेरियो और हो सकता है, अगर आपको इनकम रिसीव हुआ है या इनकम आपका डीम्ड टू रिसीव है इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट अगर आप लोग बात करते हैं उसका एक्रू कहां पे हुआ है, आउटसाइड द इंडिया के अंदर हुआ है, तो भी आपका इनकम क्या कहलाएगा, इंडियन इनकम कहलाएगा। ठीक है, ये सेकंड केस था, आपका इनकम का जो एक्रू है वो आउटसाइड द इंडिया है, लेकिन आपको रिसीव कहां पे हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है, तो क्या कहलाएगा सर, इंडियन इनकम कहलाएगा। अब इसका उल्टा भी आप लोग कर सकते हो, सर आपका जो इनकम है वो एक्रू है या डीम टू एक्रूड है इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेकिन उसका जो रिसीव है ना वो आपको हुआ है आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, अगर वो बेसिकली रिसीव हुआ है आउटसाइड द इंडिया लेकिन उसका एक्रू इंडिया के अंदर है या डीम टू बी एक्रूड इंडिया है, तो भी वो इनकम क्या रहेगा सर, आपका बेसिकली इंडियन इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो इंडियन इनकम का मतलब क्या है, अगर आपको इनकम रिसीव हुआ है इंडिया के अंदर या डीम्ड टू बी रिसीव्ड हुआ है इंडिया के अंदर, या फिर इसके अलावा आपका इनकम एक्रू हुआ है इंडिया के अंदर या डीम्ड टू बी एक्रूड हुआ है इंडिया के अंदर, तो आपका इनकम किस कैटेगरी के अंदर आएगा सर, इंडियन इनकम के अंदर आएगा। इन दोनों में से अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें तो भी इंडियन इनकम रहेगा, और कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है तो आपका इंडियन इनकम रहेगा। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, माने आप लोग ये कह सकते हो सर आपका जो इनकम है ना वो आपका नॉट रिसीव्ड है, या आप लोग कहेंगे नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, पहला ये रहेगा। दूसरा, ये जो आपकी इनकम है डू नॉट एक्रू और अराइज और डू नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो आपका इनकम किस कैटेगरी में चला जाएगा सर, आपका फॉरेन इनकम की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा आप लोगों को ये याद रखना है सर, आपका इनकम है ना, इनकम वो क्या रहेगा, दो कैटेगरी में आप लोग कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला इनकम क्या रहेगा सर, आपका इंडियन इनकम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे, दूसरा इनकम क्या रहेगा सर, आपका फॉरेन इनकम रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका दूसरा इनकम क्या रहेगा सर, आपका फॉरेन इनकम रहेगा। सर इन दोनों को कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपका जो इनकम आपको रिसीव्ड कहां पे हुआ है ये चेक कीजिए। अगर ये रिसीव है या आप लोग कह दीजिए डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, समझ में आया, आप लोग क्या कहोगे, डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ठीक है, अगर ये आपका इंडिया के अंदर है तो आपका इनकम क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कहोगे सर, उसका एक्रूअल की अगर आप लोग बात करते हो, या फिर आप लोग क्या कहोगे, उसका डीम्ड टू बी एक्रूअल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डीम्ड टू बी एक्रूअल अगर इंडिया के अंदर है तो भी वो आपका इनकम इंडियन इनकम होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी इंडिया के दोनों अगर इंडिया के अंदर नहीं है तो इनकम क्या कहलाएगा, फॉरेन इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इंडियन इनकम किसे बोलोगे, फॉरेन इनकम किसे बोलोगे। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से, दैट इज अ टैक्स इंसिडेंट फॉर ए इंडिविजुअल और ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दोनों के केस में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका रेजिडेंट एंड द ऑर्डिनरी रेजिडेंट का केस रहेगा, यहाँ पे आपका रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि RNOR का केस रहेगा, और ये केस क्या है, नॉन रेजिडेंट का केस है। मैंने बताया था नॉन रेजिडेंट्स के केस में केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करते हो तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल रहेगा, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में हमें इनकम टैक्सेबल करना है इंडियन को, अलोंग विद उस इनकम का ताल्लुकात अगर इंडिया से रहा है तो उस इनकम को हमें क्या कर देना है, टैक्सेबल कर देना है। तो यही आपका लिखा हुआ है, अगर आपकी इंडियन इनकम है तो चाहे आप लोग ROR हो, चाहे आप लोग RNOR हो, चाहे आप लोग NR हो, सभी केस में आपकी इनकम क्या
क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। लेकिन अगर आप लोग बात फॉरेन इनकम की करते हो तो अगर आपका स्टेटस आरओआर है तो टैक्सेबल रहेगा। अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो दो टाइप की फॉरेन इनकम आपकी टैक्सेबल रहेगी। सबसे पहली वो इनकम जो बेसिकली बिजनेस या प्रोफेशन से आपको मिलती है और उसको होली या पार्शियली इंडिया से कंट्रोल किया जाता है, तो ये टैक्सेबल रहेगी। या तो आपका बेसिकली बिजनेस हो सकता है या तो आपका प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है, ये कौन सा केस है सर, आपका आरएनओआर वाला केस है। ठीक है, और फॉरेन इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नॉन रेजिडेंट की बात करते हो तो नॉन रेजिडेंट के केस में आपकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं रहेगी। ठीक है, हालांकि इस मुद्दे पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। अभी क्योंकि आपका सीक्वेंस है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कब इंडियन इनकम होगा, कब फॉरेन इनकम होगा। और एग्जैक्टली तीनों सिनेरियोज के अंदर ना एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में एग्जैक्टली कौन सी इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी, नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, ये आप लोगों को एक बार गो थ्रो कर लेना। ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो यहां पे एक शब्द आया है दैट इज द एक्रू इन इंडिया या डीम टू बी एक्रू। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे इनकम डीम टू बी एक्रू या अराइज इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, मैंने कुल मिलाकर के 7 केस आप सभी के सामने लिखे हैं। अगर ये 7 केस आपको दिखते हैं ना तो आप लोग कहेंगे दिस इनकम इज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, अगर इन 7 केसेस में से कोई भी केस आपको दिखता है तो ये इनकम क्या है, बेसिकली डीम टू बी एक्रू है या फिर अराइज है इंडिया के अंदर। तो सर पहला केस हमारा क्या है, सर हमारा पहला केस है दैट इज द इनकम फ्रॉम द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। समझ में आया, किसी भी तरीके से कोई भी बिजनेस हो, अगर उस बिजनेस का कनेक्शन इंडिया के अंदर है तो उससे आने वाली इनकम को आप लोग क्या कहेंगे, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड केस लेके चलते हैं दैट इज द इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एसेट। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को इनकम होता है कोई भी प्रॉपर्टी एसेट से या कोई भी ऐसे सोर्स से जो बेसिकली कहां पर है, इंडिया के अंदर है। समझ में आया, यानी कि इंडियन सोर्स को आप लोग क्या बोलोगे, दैट इज द इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। इसी तरीके से तीसरा केस रहेगा, अगर आपको कोई भी इनकम हुआ है किससे, सर अगर आपने ट्रांसफर किया है कैपिटल एसेट को जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। समझ में आया, यानी कि इंडिया के अंदर कोई भी कैपिटल एसेट था उसको आपने ट्रांसफर कर दिया जिससे इनकम हुआ, तो उस इनकम को आप लोग इनकम डीम टू एक्रू इन इंडिया और अराइजेस इन इंडिया के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है ना, अगर आपको सैलरी मिलता है तो वो भी इसी क्राइटेरिया के अंदर आएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सैलरी पेबल है अब्रोड, ध्यान से समझना, सैलरी पेबल अब्रोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो कौन पे करेगा, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगा। किसको पे करेगा, सर सिटीजन ऑफ इंडिया को पे करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका एक और केस रहेगा, अगर आपका कभी भी डिविडेंड पेड है, किसने पे किया है, सर इंडियन कंपनी ने। ठीक है, इंडियन कंपनी ने अगर डिविडेंड पे किया है तो वो इनकम है डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया के केस में चली जाएगी। इसी तरीके से इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस। ठीक है, अगर आपको कोई भी इनकम मिलता है इंटरेस्ट के हिसाब से, रॉयल्टी के हिसाब से या टेक्निकल फीस के हिसाब से, तो वो इनकम भी क्या कहलाएगी, सर इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी आपको एक सीक्वेंस बना लेना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, सर रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ हमें इनकम देखना है, इंडियन इनकम है कि आपका फॉरेन इनकम है। ठीक है, अब इंडियन इनकम के 3 केस मैंने बताए, फॉरेन इनकम के 2 केस मैंने बताए। उसके बाद हमने कहा इंडियन इनकम तीनों ही केसेस के अंदर एनआर हो, आरओआर हो, आरएनओआर हो, तीनों केसेस में टैक्सेबल रहेगा। फॉरेन इनकम आरओआर के केस में टैक्सेबल रहेगा, एनआर के केस में नॉट टैक्सेबल रहेगा। एनओआर के केस में अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन जिसका कंट्रोल बेसिकली पार्शियली या होली इंडिया के अंदर है तो वही इनकम केवल टैक्सेबल रहेगा, रेदर देन वो आपका बेसिकली जो इनकम है वो नॉट टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हमने जो शब्द इस्तेमाल किया था, सर इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, तो उसके कुछ 7 केस मैंने देखे हैं। मैंने आपकी पूरी किताब को इवैल्यूएट करने के बाद ये 7 केस मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। इनसे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल मेरे को देखने
को नहीं मिला। तो एक बार आप लोग इनको जरूर गो थ्रो कर लीजिएगा, एक बार मेमोराइज करने की भी कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर सिनेरियो को थोड़ा सा पिक्चराइज करके ना जैसे ही न्यूमेरिकल देखे तो आप लोग उसको अच्छे से आंसर कर सके। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको आपको पढ़ लेना है। अब आपको क्या करना है, देखिए मोटा मोटा आप लोगों को ये करना है, सबसे पहले आपको निकालना है रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या निकालना है, आपका रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना है। एक बार अगर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपको देखना है आपकी इनकम कौन सी है। इनकम का मतलब आपका कौन सा हो सकता है, इंडियन इनकम हो सकता है, उसके बाद आपका क्या हो सकता है सर, आपका फॉरेन इनकम हो सकता है। ठीक है, अब इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम के हिसाब से हम देखेंगे, एनआर के केस में फॉरेन इनकम नॉन टैक्सेबल होगा, आरओआर के केस में टैक्सेबल होगा, एनओआर के केस में यानी कि आरएनओआर के केस में आपके केवल दो केसेस में आपका बेसिकली फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगा, बाकी यहाँ पे एग्जम्प्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक सिनेरियो रहेगा। अब इन दोनों पे मिक्स्ड आपको किसी किसी तरीके की न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब अगर आपने इस चार्ट को बाई हार्ट कर लिया ना, ये अगर आपका चार्ट अगर आपने याद कर लिया तो आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल को बड़े प्यार से बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चार्ट के अंदर मैंने करीब 12-13 से लेके 15 आइटम डाले हुए हैं, 15 पर्टिकुलर डाले हुए हैं, और मैंने बताया हुआ है जब भी आप लोग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की बात करेंगे, टोटल इनकम की बात करेंगे, तो क्या उस इनकम को टोटल करना है कि नहीं करना। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर आप लोग बात करते हो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, तो मैंने बताया अगर आपका इनकम एक्रू होता है या अराइज होता है इंडिया के अंदर, तो तीन केस मैंने बनाए हुए हैं, एक आपका आरओआर हो जाएगा, एक एनओआर हो जाएगा, उसके बाद आपका एनआर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंडियन अगर आपका ताल्लुकात इंडियन इनकम से रहा, क्योंकि ये किसकी कंडीशन है सर, आपकी इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम हमेशा क्या रहेगी सर, आपकी बेसिकली टैक्सेबल रहेगी, उसको ऐड करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव कि आपका स्टेटस क्या है, चाहे आप लोग आरओआर हो, चाहे आप लोग एनओआर हो, चाहे आप लोग एनआर हो, तीनों केसेज में माय डियर फ्रेंड्स आपकी इनकम क्या रहेगी सर, टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, बेसिक समझ में आया। इसी तरीके से सेकंड केस देखिए, अगर आपको इनकम रिसीव हुआ है या डीम्ड टू बी रिसीव हुआ है, तो सर ये कंडीशन भी किसकी है, इंडियन इनकम की है, तो तीनों केसेस में आपको क्या करना है सर, कंप्यूट करना है, टोटल करना है। ठीक है, समझ में आया। तीसरी कंडीशन देखिए, अगर आप लोग इनकम रेमिट करते हो टू द इंडिया, माने आपने इनकम को क्या किया है, रेमिट किया है, इंडिया के अंदर भेजा है, समझ में आया, यानी कि इनकम आपका क्या हुआ है, रेमिट हुआ है इंडिया के अंदर, तो आपको याद रखना है आरओआर के केस में केवल ये इनकम कंप्यूट होगा। इसके अलावा अगर आप लोग एनओआर की बात करते हो और एनआर की बात करते हो तो ये इनकम आपका कंप्यूट नहीं होगा, इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है, इस बात को आपको याद रखना है। इसी तरीके से बिजनेस इन इंडिया बट कंट्रोल आउटसाइड द इंडिया, देखिए आपका बिजनेस कहां पर है सर, इंडिया के अंदर है। ठीक है, लेकिन उसका कंट्रोल से कुछ लेना देना ही नहीं, अगर बिजनेस इंडिया के अंदर है तो वो इनकम कैसा होगा, इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम तीनों केसेस में क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। तो यहां पे भी यस, यहां पे भी यस, और यहां पे भी यस। ठीक है, तो इस तरीके के सिनेरियो आपको थोड़ा सा बनाने पड़ेंगे। एक केस है अगर आपका बिजनेस आउटसाइड द इंडिया है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से है। ठीक है, अगर कंट्रोल उसका इंडिया के अंदर है लेकिन बिजनेस कहां पे है, आउटसाइड द इंडिया है, तो वैसे तो ये आपका फॉरेन इनकम होगा। और इस पर्टिकुलर केस में अगर आपका बिजनेस से इनकम होता है तो एक तो हमने पढ़ा था सर, अगर आपका आरओआर स्टेटस है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो यहां पे आपका बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा आरएनओआर है, उस केस में भी ये क्या होता है, टैक्सेबल होता है। बाकी अगर आप लोग एनआर की बात करते हो, नॉन रेजिडेंट की बात करते हो, तो यहां पे ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो यही केस है सर, देखिए आरओआर के केस में टैक्सेबल है, एनओआर के केस में टैक्सेबल है, एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये आपका फॉरेन इनकम में आ जाएगा, और फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट्स के केस में नॉट टैक्सेबल होता है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे पास्ट अनटैक्स्ड इनकम की बात करते हो, देखिए अगर आपकी पास्ट इनकम है और अनटैक्स्ड इनकम है, ठीक है, तो तीनों ही केसेस में आपकी टैक्सेबल नहीं रहेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा यूनिक सा पॉइंट है। ऐसी कोई इनकम बताइए जो ना तो बेसिकली आपकी एनओआर के केस में देखिए आरओआर, एनओआर और एनआर तीनों ही केसेस में टैक्सेबल नहीं होती। उसमें एक केस आपका किसका आएगा, पास्ट टैक्स्ड इनकम का आएगा। इसके अलावा अगर आप लोग एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया की बात करते हो, ध्यान से समझिएगा किसकी बात कर रहा हूं सर, अगर आप लोग एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया की बात करते हो तो ये केस भी किसका रहेगा सर, तीनों ही केसेस में ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आप
आपको कोई भी गिफ्ट मिला है रिलेटिव से, ध्यान से समझिएगा, कोई भी गिफ्ट मिला है रिलेटिव से, एक ये केस रहेगा जो तीनों केसेस में एग्जम्प्ट रहेगा। अगर आपको गिफ्ट मिला है नॉन रिलेटिव से और उसकी कीमत अगर 50,000 तक है तो 50,000 तक का एग्जम्पशन हमें देखने को मिलता है, तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव हुआ है ओकेजन ऑफ द मैरिज के ऊपर, तो शादी में जो भी गिफ्ट दिया जाता है ना, वो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल नहीं रहेगा। तो देखिए गिफ्ट के तीन केस हो गए, एक तो अगर रिलेटिव ने गिफ्ट दिया है तो तीनों केसेस में नो रहेगा। अगर आपको गिफ्ट मिला है ओकेजन ऑफ द मैरिज के ऊपर तो नो रहेगा। अगर आपके नॉन रिलेटिव ने गिफ्ट दिया है और उसका वैल्यू अगर आप लोग अप टू 50,000 की बात करते हो तो वो भी आपका इन तीनों में से कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग आगे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डिविडेंड इनकम हुआ है इंडियन कंपनी से, तो मैंने बताया इंडियन कंपनी से डिविडेंड हुआ तो इंडियन इनकम हो जाएगा। इंडियन इनकम तीनों ही सिनेरियोस के अंदर, आरओआर के अंदर, एनओआर के अंदर और एनआर के अंदर क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। इसी तरीके से अगर आपको डिविडेंड है फ्रॉम द फॉरेन इनकम, देखिए अगर आपको फॉरेन इनकम के केस में डिविडेंड हुआ, ठीक है, कहां से मिला है, डिविडेंड मिला फॉरेन इनकम से, रिसीव अगर इंडिया के अंदर हुआ है तो इंडियन इनकम हो जाएगा। तो तीनों ही केसेस में सर ये क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा। इसी तरीके से ये हमने बात की इनकम अर्न आउटसाइड द इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड द इंडिया। देखिए आपने अर्न भी आउटसाइड किया और रिसीव भी आउटसाइड किया तो फॉरेन इनकम हो जाएगा, और फॉरेन इनकम केवल और केवल आरओआर के केस में रेजिडेंट वो टैक्सेबल होगा, बाकी दो केसेस में टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, केवल आरओआर के केस में टैक्सेबल है, एनओआर और एनआर के केस में क्या होगा, नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया, लेकिन अगर वो आपको कहां पे हुआ है, रिसीव हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है, रिसीव हुआ है इंडिया के अंदर, तो तीनों ही केसेस में आप लोग क्या कहेंगे, वो क्या हो जाएगा सर, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर रहा। तो कुछ कुछ सिनेरियो है जो आपको कंप्यूटेशन करने में, कंप्यूट करने में टोटल इनकम को आपकी काफी हद तक मदद करने वाले हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं एक बार थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इनको जरूर अच्छे से टेबल बनाइएगा, कॉपी के अंदर लिखिएगा, और बार बार अगर आप लोग इनको रिकॉल करेंगे तो 3 से 4 रिकॉल के अंदर आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और इनका एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा। जब भी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपके दिल दिमाग और जहन के अंदर ये चीज आ जाएगी कि इसको टैक्सेबल करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये आज का आपका आखिरी क्लास था, थ्योरेटिकल क्लास था, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। अब रेजिडेंशियल स्टेटस और इस टॉपिक को मिलाकर के कुछ कुछ न्यूमेरिकल है जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती हैं, हम लोग उस मुद्दे पर थोड़ा सा डिटेल में जाकर के चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल रहेंगे तो जरा आपको गौर फरमाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके की न्यूमेरिकल आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर एक्स है जो फॉरेन नेशन का है और नॉट बीइंग ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सीधा सीधा है ना, तो ये इंडियन ओरिजिन का है, सीधा सीधा है, ये कहां से ताल्लुकात रखता है सर, फॉरेनर है, यानी कि फॉरेन की सिटीजनशिप है, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ध्यान रखिएगा ये केवल और केवल इंडिया के अंदर पहली दफा आया है, पहली दफा आया है। फर्स्ट टाइम कब आया है ये नोट कीजिए सर, ये आपका आया है 16 अक्टूबर 2025 को, कितने दिन के लिए, 190 दिन के लिए। सर कितने दिन के लिए आया है सर, 190 दिन के लिए आया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ही फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये उसकी इनकम दी हुई है। आपको क्या करना है सर, आपका असेसमेंट निकालना, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम को निकालना। ठीक है, अब सबसे पहले बात तो इससे पहले, इस टाइम पीरियड से पहले वो कभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। ठीक है, अब वो कब आया है ये आपको थोड़ा याद रखना है, वो बेसिकली 16 अक्टूबर 2000 बेसिकली कब आया है, 25 को आया। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा उसका असेसमेंट ईयर क्या दे रखा है सर, हमें असेसमेंट ईयर दे रखा है 2026 और 27। ठीक है, ये नोट कीजिएगा कितना है, 2026 और 27 असेसमेंट ईयर है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा सर, उसका 2025 और 26 क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 25 और 26 के बीच में उसकी टोटल इनकम गिवन होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
अगर आप लोग यहाँ पे फोकस करेंगे तो सर 16 अक्टूबर 2025 को वो बंदा हिंदुस्तान के अंदर आया। तो यहां से कई बच्चे देखेंगे कि सर 190 दिन के लिए आया है तो आपका बेसिक कंडीशन 1 लगाएंगे, 182 दिन चाहिए लेकिन वो आपका 190 दिन के लिए आया है तो क्या हो गया, वो बेसिकली बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करेगा तो वो रेजिडेंट हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा फोकस करना है। सर वो बेसिकली 16/10/2025 को हिंदुस्तान के अंदर आया, 190 दिन के लिए आया है, लेकिन आपका जो असेसमेंट ईयर तो 26-27 है, मतलब आपको कब तक चेक करना है, 25-26 के अंदर चेक करना। भाई टाइम पीरियड भी तो देखेंगे, हो सकता है 190 दिन में से कुछ दिन वो अगले साल रहा हो, अगले साल के लिए कैलकुलेट हो। कुल मिलाकर के आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो सबसे पहले कब आया सर, अक्टूबर को आया, फिर आपका क्या आएगा सर, नवंबर आएगा। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, क्या आएगा, अक्टूबर हो गया, उसके बाद आपका नवंबर हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे, जनवरी हो जाएगा, उसके बाद फेब हो जाएगा और उसके बाद आपका मार्च हो जाएगा। सर मार्च से आगे तो आप लोग ले ही नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अक्टूबर के अंदर वो कितने तारीख को आया, 16 को, तो 16 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितने दिन हो गए, 16 दिन। देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ठीक है। टोटल कितने दिन हो गए सर, 16 दिन। तो अक्टूबर में कितने दिन रहा, 16 दिन रहा, प्लस करना है नवंबर कितने का होता है, 30 का, प्लस में दिसंबर कितने का होता है, 31 का, जनवरी कितने का होता है, 31 का, फेब कितने का रहेगा सर, 28 का, ठीक है। अब इसी तरीके से मार्च कितने का रहेगा, 31 का। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है, क्या करना है, टोटल। आई थिंक ये आपका कितना बनेगा, अगर आप लोग टोटल करेंगे तो ये बनना चाहिए 160 के आसपास। तो एक बार इसको टोटल कर लेते हैं, कितना है सर आपका, 16 है, प्लस में कितना है, 30 है, प्लस में 31 है, प्लस में 31 है, प्लस में कितना है, 28 है, और प्लस में कितना है, 31 है। तो ये बना सर 167 डेज। कितना बना है आपका, चार्ज में लगा 167 डेज, ठीक है। कितने दिन रहे सर, 167 डेज रहे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे लेके चलते हैं 167 डेज, ये कब रहा है सर, प्रीवियस ईयर के दरमियान, ठीक है। अब हमें चेक करना है सर बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आप लोग कहेंगे सर बेसिक कंडीशन 1 तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि बेसिक कंडीशन 1 में हमें प्रीवियस ईयर के दरमियान मिनिमम 182 डेज चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 167 दिन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बेसिक कंडीशन 2 क्या कहता है, बेसिक कंडीशन 2 ये कहता है प्रीवियस ईयर के दरमियान 60 दिन, ठीक है, लेकिन उससे पहले के 4 साल पकड़ करके चलो और उनका 365 दिन होना चाहिए। अब ये आया तो पहली बार है, पहले के 4 दिन वो एक दिन भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहा, इसका मतलब बेसिक कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा जो स्टेटस है वो कैसा आ जाएगा सर, बेसिकली आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, जस्ट ए मिनट, क्या कहेंगे, हमारा जो स्टेटस है वो कैसा आ जाएगा सर, आपका नॉन रेजिडेंट आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात, ये क्या हो गया सर, आपका स्टेटस हो गया नॉन रेजिडेंट। और आपको पता है नॉन रेजिडेंट के केस में ना हमने केवल और केवल ये पढ़ा हुआ है, आपकी जो इंडियन इनकम है ना वही क्या होगी सर, टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है सर, केवल इंडियन इनकम को ही टैक्सेबल करना है। तो मैंने अपना काम कर दिया, रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल करके इनकम भी देख लिया, कौन सा टैक्सेबल होगा उस हिसाब से मेरे को क्या करना है, टोटल करना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव हुआ तो ये एक्रू हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो अमाउंट है ना, चाहे आपको इंडिया से बाहर मिला हो चाहे इंडिया के अंदर मिला हो, ये इनकम 2.5 लाख रुपया क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसको इंडियन इनकम के अंदर आप लोग लेके चलोगे, ठीक है। अगर आपको रॉयल्टी रिसीव हुआ है फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी आउटसाइड द इंडिया, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, पेड फॉर नो हाउ यूज टू पेयर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इंडियन इनकम हो गया। तो सर ये कितना हो गया, 1 लाख रुपया। अब आगे अगर आप लोग देखोगे, इनकम हुआ है एग्रीकल्चरल इनकम, कहां पे है, भूटान के अंदर, जिसको रेमिट किया गया है इंडिया के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम का यहां पे माय डियर फ्रेंड्स कुछ भी लेना देना नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम को यहां पर क्या करने वाले हो आप लोग, एग्जम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट है जो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं। ध्यान दीजिएगा, आपको एक बेसिक सा फॉर्मेट तैयार करना, ठीक है। अब इस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी बुनियादी तौर पे ये समझ लीजिए। आपको क्या करना है, 2 स्टेटस निकालने हैं, किस किस केस में निकालना है तो ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका बेसिकली
एक ही केस आई थिंक, हाँ आपका क्या रहेगा, आपका नॉन रेजिडेंट केस रहेगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, अमाउंट लिख देना है। जस्ट मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके ना यहाँ पे लिख देता हूँ सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे सर, आप लोग यहाँ पे पर्टिकुलर लिख दोगे। ठीक है, आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे पर्टिकुलर, और यहाँ पे ऊपर क्या लिखना है, टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, 2026 और 27। ठीक है, इतनी बातें अगर आपने लिख दी तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करना, देखो सबसे पहले आप लोग लोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो आप लोग क्या कहेंगे, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरा लिखिएगा आप लोग जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। सर कितना है आपका, बेसिकली कितना दिया हुआ है, 2.5 लाख रुपया है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे आपका कितना अमाउंट है सर, आपका 2.5 लाख है। ठीक है, अब सेकंड जो टैक्सेबल इनकम रहेगा, इंडियन इनकम, क्योंकि ये इनकम कहां पे है, भूटान के अंदर। ठीक है, और वैसे भी ये रेमिट किया गया है इंडिया के अंदर, एग्रीकल्चरल इनकम को भूल जाइए। अगर आपको रॉयल्टी रिसीव हुआ है, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूं, रॉयल्टी, आपको पूरा लिखना। ठीक है, आप लोगों को क्या लिखना है, आपको पूरा लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्या बन जाएगा, आपका रॉयल्टी। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये आपका रॉयल्टी वाला इनकम है। रॉयल्टी वाला इनकम कितना है सर, आपका 1 लाख रुपया। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग इसका टोटल करते हैं तो टोटल कितना बनेगा, 1 और 2.5 कितना हो जाएगा आपका 3.5 लाख। तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा, 3.5 लाख। और हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा था, नॉन रेजिडेंट था, और उसी के हिसाब से हमने क्या किया है, टोटल इनकम को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो 2 स्टेप रहेंगी, रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट कीजिए, देखिए आपकी इनकम फॉरेन इनकम है कि इंडियन इनकम है, उसी हिसाब से आप लोग उसको टैक्सेबल कर दीजिए। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी, क्लैरिटी मिला होगा किस तरीके से काम करना। देखिए अगर आपको अभी तक का सेशन पसंद आया है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ साथ अगर आपने हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला बीकॉम कॉर्नर है, दूसरा कॉम एक्सपर्ट करके है, तो प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बीकॉम कॉर्नर के ऊपर आपको इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा, और कॉम एक्सपर्ट के ऊपर बहुत जल्द हम लोग आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो मेक श्योर करके दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस गिवन है। ठीक है, क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस गिवन है। कुछ कुछ बातें हैं जिनको डिकोड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द मिस्टर वाई फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, अज्यूमिंग दैट मिस्टर वाई इज नॉट रेजिडेंट। और दूसरा क्या है, ये तो आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके बाद नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, अब एक बात क्लियर है, अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2 स्टेटस मेरे पास है, ध्यान से समझिएगा। एक तो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। तो सबसे पहले मैं किसको ले लेता हूं, नॉन रेजिडेंट को ले लेता हूं। ठीक है, नॉन रेजिडेंट के केस में केवल आपको क्या करना है, इंडियन इनकम को टैक्सेबल करना। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका इंडियन इनकम क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करते हो, तो मतलब ये रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला केस है, NOR है। तो इस केस में सबसे पहले आपका इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगा, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सर इंडियन इनकम तो आपका टैक्सेबल होगा। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको इनकम है, कहां से है सर, आपका इनकम या तो आपको बिजनेस से है, ये आपको याद रखना है, या फिर कहां से है सर, आपको प्रोफेशन से है। ठीक है, कहां से है, प्रोफेशन से, जिसका पार्शियली या फिर होली कंट्रोल कहां पर है, इंडिया के अंदर है, तो वो इनकम भी क्या हो जाएगा सर, आपका यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इंडियन इनकम को अलग से छांटना है, और इसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दैट इज कंट्रोल बाई होली और पार्शियली बाय द इंडिया को अलग से छांटना है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या गिवन है, पेंशन फॉर द सर्विस रेंडरिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। देखिए इसको रेंडर कहां से किया गया है, इंडिया के अंदर किया गया है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, 1 लाख रुपया क्या हो गया, इंडियन इनकम हो गया। ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हो तो सर ये इनकम कैसा आ गया सर, आपका इंडियन इनकम आ गया। तो दोनों ही केसेस के अंदर, यानी कि NR के अंदर भी, इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे, आपका RNOR के अंदर भी, दोनों ही केसेस के अंदर इसको टैक्सेबल करना। ठीक है, अब इसके अलावा
रेमुरेशन ऑफ द कंसल्टेंसी सर्विस इन कनाडा, बट हाफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ दैट रिसीव्ड इन मुंबई। देखिए आधी आपको कहां पे रिसीव हुई है, मुंबई के अंदर। तो यानी कि जो ये अमाउंट है इसका आधा अमाउंट इंडियन इनकम होगा और दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना गिवन है, 2 लाख है, तो इसका कितना लेके चलेंगे सर, हाफ लेके चलेंगे, माने 50%। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है, लॉस इनक्योर्ड इन टेक्सटाइल बिजनेस कैरिड ऑन द बांग्लादेश। देखिए कहां पे है, ये बांग्लादेश के अंदर है, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम द इंडिया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई बिजनेस बांग्लादेश के अंदर है तो फॉरेन इनकम हो जाएगा, लेकिन उसको कंट्रोल कहां पे किया गया है, इंडिया के अंदर। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो लॉस है ना, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये कहां पे एडजस्ट होगा, क्या नॉन रेजिडेंट के केस में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नॉट रेजिडेंट के केस में तो फॉरेन इनकम का कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप लोग बात रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करते हो तो यस, यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई लॉस होता है, अगर सिचुएशन के हिसाब से फिट होता है तो उसको वहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या है, फीस फ्रॉम द टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय द जेड ए नॉन रेजिडेंट, द पेमेंट रिलेटेड टू द बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया। ये कहां पे है, इंडिया के अंदर बिजनेस है, तो ये इनकम कैसा हो जाएगा सर, आपका इंडियन इनकम हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस के अंदर बचा क्या रहेगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट कैसे तैयार करना है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ द मिस्टर वाई, असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2026। ठीक है, 27। ठीक है, यहाँ पे आपका एनओआर का स्टेटस है, इसके अलावा आपका नॉन रेजिडेंट का स्टेटस है। ठीक है, जो जो इनकम हम लोग लिख सकते थे वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोग पेंशन की बात करते हैं तो दोनों केसेस में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे आपने 1 लाख लिखा, यहाँ पे भी क्या लिखा, 1 लाख लिखा। ठीक है, अब आपको याद है 50% वाला केस यहाँ पे आपका था, रेमुरेशन ऑफ द कंसल्टेंसी सर्विस 50% होगा। तो दोनों केसेस में कंसल्टेंसी सर्विस का कितना रहेगा, 2 लाख का 50% 1 लाख, 2 लाख का 50% कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तीसरा केस क्या था, लॉस हुआ है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन वो बिजनेस कहां से कंट्रोल है, इंडिया के अंदर। तो मैंने बताया था ये केवल क्या होगा, ये वाला जो केस है ये कहां पे जाएगा, इसको एडजस्ट करना है आरएनआर के अगेंस्ट, ना कि केवल एनआर के अगेंस्ट। माने आप लोग क्या कहेंगे सर, ये जो आपका लॉस इनक्योर्ड हुआ है ये कहां पे भरपाई होगा, एनओआर के अंदर भरपाई होगा। दैट्स व्हाई मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ, माने ये माइनस करना है। और एनआर के केस में आपको इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से ये आपका बिजनेस कैरिड है इंडिया के अंदर, इंडियन इनकम होगा, तो 3 लाख दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो ये जो आपका चौथा केस था, 3 लाख यहां पे भी टैक्सेबल होगा, 3 लाख यहां पे भी टैक्सेबल होगा। 1 2 3 हो जाएगा और 3 5, टोटल कितना हो गया, ग्रोस टोटल इनकम 5 लाख हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखेंगे 5 लाख हो गया, लेकिन 75,000 का लॉस था, तो 4,25,000 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके की न्यूमेरिकल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती हैं, तो प्लीज मेक श्योर करके इस तरीके की न्यूमेरिकल पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि दोनों तीनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसकी भी कहानी समझ में आई होगी, एग्जैक्टली किस तरीके से टैकल करना। ठीक है, इसका आंसर भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब एक और क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास है, जिसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगर आपको ये नहीं होता है तो या तो मैं इसका आंसर अगर कमेंट के अंदर पॉसिबल हुआ तो कमेंट के अंदर बता दूंगा, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको इसका आंसर माय डियर फ्रेंड्स मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, बस ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका प्रोविडेंट फंड का केस आएगा। इसके अलावा जो आप लोग डिडक्शन की बात करते हो, अलग अलग डिडक्शन भी लगेंगे। दैट्स व्हाई मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे प्रोविडेंट फंड के कॉन्सेप्ट को लेकर के, डिडक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर के जब तक आप लोग क्लैरिटी नहीं रखेंगे ना, तब तक आप लोग इस तरीके की न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर पाएंगे। बाकी इसका सोल्यूशन मैं करा दूंगा अगर आपको नहीं आएगा तो। ठीक है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़े हुए थे या इस टॉपिक से जुड़े हुए थे, और इस तरीके की जो न्यूमेरिकल है उनकी प्रैक्टिस आप लोग डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अक्सर इस तरीके की न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती हैं। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लानिंग।